Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज 23 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के अगर हम मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इज़राइल हमास के 4-डे सीज़ फायर डील के बारे में। तो फाइनली इज़राइल और हमास के बीच में एक हॉस्टेज डील जो है वो एग्री हो चुकी है विच हैज़ लेड टू 4 डे ऑफ सीज़ फायर। तो इसको डिटेल में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट रिसेंटली इंटरनेशनली एक इशू काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया है, दैट इज़ यूके एंड रवांडाज असाइलम डील। ठीक है, तो हम समझेंगे कि इसे लेकर यूके की सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डील है क्या, व्हाट इज़ दिस असाइलम डील ऑल अबाउट, इसे हम डिटेल में देखेंगे। फिर हमने हमारी कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कल इंडिया ने वर्चुअल G20 समिट को होस्ट किया, तो वहाँ से मेजर टेकअवेज क्या निकले हैं वो हम देखेंगे। एंड इंडिया और कनाडा रिलेशंस जो कि हम देख रहे थे कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी, एक थोड़ा फॉगीनेस आ गया था इस रिलेशंस के बीच में, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है नहीं वो हम यहाँ देखेंगे। एंड लास्टली इंडिया ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कुछ नॉर्म्स को क्लैरिफाई किया है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद इट। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा अपडेट ये है कि इज़राइल और हमास के बीच में 4-डे सीज फायर की जो डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है। हमने रिसेंटली भी बात की थी हमारी वीडियो में कि इज़राइल और हमास के बीच में शायद एक टेंटेटिव डील होने वाली है और अब ये फाइनलाइज हो चुकी है दोनों पार्टीज के बीच में 4 डे की सीज फायर। ये जो वॉर गाजा में चल रहा था अब 4 दिन का सीज फायर यहाँ पे हो जाएगा। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। ये जो डील हुई है ये एक हॉस्टेज डील है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमास ने इजरायली हॉस्टेजेस रखे हुए हैं और साथ ही में इजराइल के अंदर जो पैलेस्टीनियंस को जेल्स में डाला है उन सबको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। एंड साथ ही में क्योंकि 4 दिन की सीज फायर होगी तो इससे जो गाजा की जो टेरिटरी है वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में जो एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उस रीजन के लिए भेजी गई है वो वहाँ तक पहुँच पाएगी। इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत अक्टूबर 7 को हुई थी जब हमास ने इज़राइल के अंदर अटैक किया और आज अभी की अगर हम बात करें तो ये 7th वीक चल रहा है इज़राइल हमास वॉर का। तो वहाँ पे ये ट्रूस अनाउंस होना, ये 4 डे का सीज फायर अनाउंस होना, ये कहीं ना कहीं एक होप रेस करता है कि इन फ्यूचर ये जो वॉर है ये वाइंड डाउन हो सकती है। एंड इसी पर्सपेक्टिव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस ट्रूस के बाद, इस 4 डे की सीज फायर के बाद जो वॉर है इजराइल उसे दोबारा कंटिन्यू करेगा। इजराइल विल कीप फाइटिंग टू डिस्ट्रॉय हमास एंड जो भी हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाजा में है जो कि हमास को एड करता है, जब तक वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता इजराइल विल रिज्यूम इट्स फाइटिंग। ये सीज फायर आज से इम्प्लीमेंट होगी, आज थर्सडे 10 AM वहाँ का जो लोकल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आज से ये सीज फायर इफेक्ट में आएगा। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर के लिए इजिप्ट, कतर और यूएस ने इजराइल और हमास के बीच में इंटरमीडिएट किया है और इस डील को फाइनलाइज किया है। जैसा कि ये हॉस्टेज डील है तो इसमें स्टेजेस के अंदर 50 हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा और इन एक्सचेंज जो हमास है हमास को 150 उनके जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं इजराइल के अंदर उनको रिलीज किया जाएगा। तो इस तरफ से हमास की तरफ से 50 हॉस्टेजेस जाएंगे और इजराइल की तरफ से 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। दोनों ही साइड्स में सबसे पहले जो मेन एंड चिल्ड्रन हैं उनको रिलीज किया जाएगा। इजराइल ने यहाँ पे एक और क्लॉज डाला है कि अगर हमास एक्स्ट्रा 10 हॉस्टेजेस रिलीज करते हैं तो उसके बदले में एक दिन और एडिशनल जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो सकती है। सो देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा डे फॉर एवरी 10 हॉस्टेजेस दैट वुड बी फ्रीड बाय हमास। गाजा के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स जिनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड है गाजा के लिए जो स्टक थे वो इंक्लूडिंग फ्यूल, मेडिसिन एंड फूड, वो सब गाजा के अंदर एंटर कर पाएगा। सो इजराइल हमास वॉर का ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनली एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। इट इज़ अबाउट यूके रवांडाज डील। तो यूके और रवांडा के बीच में एक असाइलम प्लान, एक असाइलम डील हुई।
जिसे लेकर अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से ये पूरी यूके रवांडा डील काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ना। इससे पहले कि हम देखें कि यूके की सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, सबसे पहले हमें इस डील का बैकग्राउंड समझना होगा, कुछ बेसिक्स समझने होंगे। यूके के अंदर एक इमिग्रेंट क्राइसिस चल रहा है। स्पेशली अगर हम 2018 के बाद से देखें तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने बहुत बार ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी कि फ्रांस से कुछ माइग्रेंट्स, कुछ असाइलम सीकर्स बोट्स में बैठकर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके में एंटर करना चाहते हैं। बहुत बार कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती है इस दौरान। तो 2018 से मोस्टली जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ ये जो माइग्रेंट्स और जो असाइलम सीकर्स यूके में एंटर हो रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम वॉर टॉर्न कंट्रीज़ जैसे सूडान, अफगानिस्तान, येमेन, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक ईरान एंड इराक, जहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिल रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। तो उससे बचने के लिए लोग वहाँ से मूव करके अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जिनमें से यूके एक कंट्री है। नाउ यूके के अंदर एक इमिग्रेशन क्राइसिस यहाँ से शुरू हो गया, जिसे लेकर यूके ने एक हार्ड लाइन स्टैंस लिया इस इलीगल माइग्रेशन की। इवन यूनाइटेड किंगडम ने एक नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल ऑफ 2021 भी वो लेकर आए थे, विच इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन इन यूके, जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे सकता है कि वो किसी की भी सिटीजनशिप स्ट्राइप डाउन कर सकता है विदाउट नोटिस, किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो इस तरह का एक हार्ड लाइन स्टैंस ब्रिटेन यहाँ पे ले रहा है टू कंट्रोल देयर इलीगल माइग्रेशन। और यहीं पे एक रवांडा डील भी एक है, इसी बिल का हिस्सा है रवांडा डील, जिसके अंदर ऐसे लोग जो इलीगली यूनाइटेड किंगडम के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके लिए ये असाइलम डील साइन की गई है। अब क्या है ये रवांडा डील? बेसिकली यूके और रवांडा के बीच में माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में रवांडा डील कहते हैं, ये इसका एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन यूके एंड रवांडा। अब इस डील में क्या किया गया कि यूके के अंदर जो असाइलम सीकर्स आ रहे हैं उनको अल्टीमेटली कहाँ भेजा जाएगा? रवांडा में। मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद से जो भी इलीगली अनलॉफुली यूके का बॉर्डर क्रॉस करके यूके में माइग्रेट करता है, उन्हें असाइलम के लिए कहाँ भेजा जाएगा? रवांडा में। तो बेसिकली रवांडा को यहाँ पे एक होल्डिंग सेंटर के जैसे बनाया जा रहा है, तो जहाँ पे जो भी असाइलम एप्लीकेंट्स हैं वो वहाँ पे वेट करेंगे जब तक कि रवांडन गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती कि इनको असाइलम दिया जाएगा या फिर इनको रीसेटलमेंट की जाएगी या फिर इनको वापस इनके कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेजा जाएगा। ये सब कौन डिसाइड करेगा? रवांडन गवर्नमेंट। सो रवांडा के ऊपर है कि वो किसी को अकोमोडेट करना चाहते हैं या नहीं। सो दिस एंटायर ड्यूटी इज गिवन टू रवांडा नाउ। तो यूके का जो रोल था, यूके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे जो असाइलम सीकर्स और माइग्रेंट्स आए हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे ट्रांसफ़र कर रहा है? रवांडा को, कि यहाँ पे 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी आएगा उसे हम कहाँ भेज देंगे? रवांडा। अब इसके पीछे रैशनल ये था कि इस डील से जो पीपल स्मगलर्स हैं उन्हें रोका जाएगा, जो कि लोगों से बहुत बहुत चार्जेस लेते हैं, जो वनरेबल माइग्रेंट्स हैं उनसे बड़े रकम लेते हैं, प्राइसेस लेते हैं और कहते हैं कि आपको हम बोट्स में बिठाकर फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मास ड्राउनिंग्स हमने देखी हैं। वो जो बोट्स हैं वो बहुत ही अनसी वर्दी होती है, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है और वो बड़े बड़े पैसे लेकर लोगों को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ इलीगली माइग्रेट करवा रहे हैं। तो इन पीपल स्मगलर्स को रोकने के लिए यूके ने कहा कि हम ये डील लेकर आए हैं। अब यूके ने कहा कि एक अच्छा सोल्यूशन भी है कि इससे क्या होगा कि जो माइग्रेंट्स इलीगली क्रॉस करके आते हैं, कभी कभार वो गैंग्स का टारगेट बन जाते हैं, इनह्यूमन वहाँ पे कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए इस माइग्रेंट इशू को डील करने के लिए हम उन्हें रवांडा के असाइलम्स में भेजेंगे। नाउ अब ऐसे कैसे रवांडा यूके से रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स को ले आएगा? इसे लेकर रवांडा को यूनाइटेड किंगडम इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 120 मिलियन पाउंड्स की डील हुई है बिटवीन यूके एंड रवांडा।
और साथ ही में यूनाइटेड किंगडम जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे होगा हर एक माइग्रेंट का, वो यूनाइटेड किंगडम पे करेगा किसे, रवांडा को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि रवांडा डील से यूनाइटेड किंगडम अपनी जो कॉस्ट है उसे भी रिड्यूस कर रहा है बाय आउटसोर्सिंग द होस्ट कंट्री। मतलब माइग्रेंट्स को थर्ड कंट्री में भेजकर वो इस असाइलम का पूरा प्लान बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस रवांडा डील से इस इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखें, हमारे पास हालांकि इस डील को साथ ही में ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर चैलेंज कर दिया गया। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम का प्लान है कि वो असाइलम सीकर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रॉम यूके टू रवांडा, दिस इज़ अनलॉफुल। इसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने। इस डील को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला। बहुत से एक्टिविस्ट, रिफ्यूजीज़ और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ओपनली इस डील को अपोज किया था। बिकॉज सी देर आर सच डेंजर्स इन्वॉल्व अगर आप रिफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स को किसी थर्ड कंट्री के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट सफिशिएंट सेफ गार्ड्स। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे रिफ्यूजीज़ को आप कमोडिटीज़ के जैसे ट्रेड कर रहे हैं, यूर ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग देम बिटवीन कंट्रीज़। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है कि जो असाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे शिफ्ट कर रहे हैं, जो एक कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आती हैं आप उसे अवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रेरी टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द रिफ्यूजी कन्वेंशन। और यहाँ पे अगर हम रवांडा की भी बात करें तो रवांडा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भी क्लियर नहीं है। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सस्पिशियस डेथ्स इन कस्टडी, अनलॉफुल एंड आर्बिट्री डिटेंशन, टॉर्चर, एब्यूसिव प्रोसिक्यूशंस। उनका खुद का ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर नहीं है जिस कंट्री में आप रिफ्यूजीज़ को भेजना चाहते हैं। सो देयरफॉर इसी को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने इस यूके रवांडा डील को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूके रवांडा डील तो सबको पता है कि क्या कोई और ऐसा कंट्री भी है जिसके पास इस तरह का असाइलम सीकर्स हैं ओवरसीज़। तो येस, यूके के बिना और ऐसे कंट्रीज़ भी हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड डेनमार्क। वो भी अपने असाइलम सीकर्स को ओवरसी किसी और कंट्री में भेजते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास उनके कुछ ऑफशोर डिटेंशन सेंटर्स हैं, वो वहाँ पे असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ को भेजते हैं। इजराइल भी वहाँ पे अगर कोई असाइलम सीकर, इलीगल माइग्रेंट आते हैं उनको भी वो थर्ड कंट्रीज़ के अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यूके नहीं, और भी हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके ओवरसी असाइलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूके रवांडा डील की हमने बात की। आगे बढ़ते हैं तो रिसेंटली G20 का वर्चुअल समिट इंडिया ने होस्ट किया, जिसमें इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई और जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि इंडिया का टेररिज्म को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पे भी अगर इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो रही है, वी डोंट टॉलरेट दैट, स्पेशली दैट ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन। तो इस G20 समिट के अंदर, क्योंकि ऑनगोइंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी भी डिस्कशन हुई और जो G20 के टाइम पे कुछ पॉइंट्स लिस्ट किए गए थे उनके ऊपर एग्रीमेंट्स हुए। और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये क्लियर किया कि इजराइल और पैलेस्तीन के इशू में जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये नेसेसरी है, जिससे कि इजराइल पैलेस्तीन इशू परमानेंटली एड्रेस हो सके। एंड साथ ही में इंडिया ने इस टेररिज्म और वायलेंस को कंडेम करते हुए India gave a call, for restoring the regional peace and stability in West Asia. एंड साथ ही में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाज़ा में चल रहा है उसे लेकर भी जल्द से जल्द वहाँ पे उनके रेजिडेंट्स के पास ह्यूमन असिस्टेंस पहुँचे, इसे लेकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल G20 समिट के दौरान अपील की है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशन से रिलेटेड है। इसे भी हम फॉलो कर रहे थे। वी सॉ दैट कि किस तरह लेटली इंडिया और कनाडा रिलेशंस के बीच में एक हमारे पास फॉगीनेस आ गई थी। इंडिया ने कनेडियन सिटीजन्स के लिए जो वीज़ा सर्विसेज थी उन्हें पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने कनेडियन सिटीजन्स के लिए ई वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम कर दी हैं पूरे 2 महीने के बाद। जब इससे पहले इंडिया ने सारी वीज़ा सर्विसेज फैसिलिटी सस्पेंड कर दी थी, आफ्टर 2 months इंडिया हैज़ नाउ रिज्यूम्ड।
एंड इसे लेकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि कनाडा के अंदर जो सिचुएशन है वो रिलेटिवली इम्प्रूव हो रही है। अब वहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इन सीइंग दैट जो ई वीज़ा सर्विसेज हैं कनेडियन सिटीजन्स के लिए उन्हें रिज्यूम कर दिया गया है। इससे पहले एक पूरा ब्लैंकेट बैन लग चुका था ऑन द वीज़ा सर्विसेज फॉर ऑल कनेडियन सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कोई भी कनेडियन नेशनल इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, इवन थ्रू इंडियाज़ मिशन इन थर्ड कंट्री। हर जगह से ब्लैंकेट बैन हो गया था, लेकिन आफ्टर 2 months इंडिया ने अब ई वीज़ा सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया है। मूविंग अहेड, हमारे पास इंडिया के अंदर जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स को क्लैरिफाई किया गया है। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, नेशनल मेडिकल कमीशन। इन सब ने ऐसे प्रोविजंस को क्लैरिफाई किया है जिससे कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन से आए हैं, फिलीपींस से आए हैं, वो अब इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसे देखते हुए ये क्लैरिफिकेशन दी गई है। हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये क्लियर किया है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना मेडिकल कोर्स किसी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में कंप्लीट किया हो, विच इज़ इक्विवेलेंट टू MBBS इन इंडिया, ऑफलाइन मोड में किया हो और विद 1 और विदाउट 1 year इंटर्नशिप, और जिसके बाद वो इंडिया में आ चुके हों, उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल सकती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेडिकल काउंसिल। लेकिन अगर किसी की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको कंपलसरी एक बार अपनी रोटरी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद वो स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में थे और उस टाइम पे यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो इंडिया में रिटर्न हुए हैं, तो इंडिया में आकर अगर उन्होंने ऑनलाइन मोड से भी अपना कोर्स कंप्लीट किया है तो उनके लिए भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। और कुछ ऐसे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से, स्पेशली यूक्रेन से इंडिया में मूव हुए, उनकी मेडिकल ग्रेजुएशन की कंप्लीशन के लिए भी, कंटिन्यूएशन के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस को क्लैरिफाई किया गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ आई है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर की जब बिगनिंग हुई तब ये आ रहा था कि कितने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे, एंड मच ऑफ द नंबर वाज ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि वापस इंडिया में आए हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी पढ़ाई के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो प्रोविजंस हैं उनको क्लैरिफाई किया है, राइट। सो दैट इज़ इट। आज के पेपर के यही कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।